अस्सलामुअलैकुम जी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान हिफ्ज़ा इम्तियाज़ और आप सबको नए साल की मुबारकबाद देंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साल 2024 में क्रिकेट की कामयाबियों और नाकामियों की, और इसके साथ साथ नए साल 2025 के चैलेंजेस की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले गुज़िश्ता साल 2024 में कौम को सबसे बड़ी खुशियां देने पर अरशद नदीम की, जब उन्होंने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने आम आवाम में और तकरीबन तमाम लोगों में जैवलिन थ्रो गेम जो है वो मुतारिफ करवाए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। यकीनन ये एक बड़ी अच्छी बात है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब और स्पोर्ट्स रिपोर्टर यूसुफ अंजुम, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे रोज़नामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब। आप तमाम गेस्ट को वेलकम कहेंगे और सबको नए साल की मुबारकबाद दूंगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, सबसे पहले जो 2024 में एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइंद बात थी, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया। साल 2024 पाकिस्तानी खेलों के लिए मजमूई तौर पर मिला जुला रहा था। हम सबसे बड़ी कामयाबी अरशद नदीम ने हासिल करके मुल्क का नाम रोशन किया। स्टार एथलीट अरशद नदीम और पाकिस्तान के लिए इस बार ओलंपिक्स मुकाबले बहुत यादगार रहे। पेरिस में अरशद नदीम ने 92.79 मीटर दूर जैवलिन थ्रो फेंक कर तारीख रकम की। अरशद नदीम की बदौलत पाकिस्तान के हिस्से में गोल्ड मेडल आया और दयारे गैर में पाकिस्तान का परचम सबसे ऊपर दिखाई दिया। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में सोने का तमगा मिला। अरशद नदीम की इस कामयाबी पर हर जगह खुशियां मनाई गई। हुकूमत और प्राइवेट इदारों की तरफ से अरशद नदीम की भरपूर हौसला अफजाई भी की गई और तमाम अवाम ही काफ़ी खुश थे। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं आज यूसुफ साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी, आपसे आगाज़ करूँगी क्योंकि आपने उनको बहुत कवर किया है। हमने उन्हें स्टार के तौर पर देखा, लेकिन जो उनकी स्ट्रगल्स थी आप उनसे खूबी वाकिफ़ हैं, तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह जो अरशद नदीम है उन्होंने ये मेडल हासिल किया, उनकी जो स्ट्रगल्स रहीं आप बताइएगा। हिफ्ज़ा, ओलंपिक्स दुनिया के खेलों का सबसे बड़ा और सबसे मुतबर तरीन टूर्नामेंट्स होता है जिसमें तमाम दुनिया के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। इसमें हिस्सा लेना ही सबसे बड़ा एजाज़ समझा जाता है और अगर इसमें गोल्ड मेडल आ जाए तो ये इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है। 1960 की बात है जब पहली बार पाकिस्तान की हॉकी टीम ने रोम में सोने का गोल्ड मेडल जीता था और उसके बाद 1968 में मैक्सिको ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने सोने का तमगा अपने नाम किया। फिर 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की टीम सोने का तमगा जीतने में कामयाब रही। उसके बाद इतने तवील अरसे के बाद अब पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को ये खुशी मिली है कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अरशद नदीम का तल्लुक चूँकि मियाँ चन्नू से है और उस छोटे से इलाके से आकर पेरिस में तारीख रकम करना यकीनी तौर पर उसके लिए भी बहुत बड़े ऑनर की बात थी। पाकिस्तान के लिए भी इस सतह पर इतने अरसे के बाद गोल्ड मेडल पाना इस बात की नहीं थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट है, सिर्फ उनकी हौसला अफजाई और सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अरशद नदीम की अगर ये सिर्फ हम उसको गोल्ड मेडल नहीं देख सकते बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, बहुत से किरदार है जिन्होंने उसकी इस कामयाबी में किरदार अदा किया। हमने ये भी देखा कि पंजाब ओलंपिक के जो पंजाब स्टेडियम के दरवाजे वो भी उसके लिए बंद किए गए, उसको लाइट्स में ट्रेन करने का मौका भी नहीं मिला। वो जो टॉर्च होती है मोबाइल की, उसकी रोशनी में भी उसने यहाँ पर ट्रेनिंग की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उनके साथ कोच सलमान बट थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। उसके साथ डॉक्टर अली बाजवा थे लंदन में, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से काफ़ी उन्होंने काम किया। एक हमारे और साबिक एथलीट हैं यासिर, वो इन दिनों मैनचेस्टर में होते हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन में और स्पोर्ट्स इंजरीज़ में वो खासा उसके तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने भी उस दौर में अरशद की मदद की जब वो इंजरी का शिकार थे, कोहनी की, उसके बाद उनकी जो नी थी उसमें भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी हेल्प उनकी आउट की। उसके बाद डोपिंग के हवाले से और दूसरे मेडिकल इश्यूज़ के हवाले से डॉक्टर सैयद असद अब्बास ने उनके साथ तावन किया। तो एक कहानी थी जिसके पीछे ये चलने के बाद सब किरदारों ने अपना अपना रोल प्ले किया और फिर पाकिस्तान के हिस्से में गोल्ड मेडल आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड मेडल आने का कि पाकिस्तान का सिस्टम ही खेलों का ठीक हो गया है। अरशद ने जो कुछ हासिल किया अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने के लिए भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अरशद नदीम पूरे पाकिस्तान के नौजवानों की एक मिसाल है कि अगर वो छोटे से गांव से आकर इतनी बड़ी तारीख रकम कर सकते हैं तो दूसरा जो जितने भी नौजवान खेलों में हिस्सा ले रहे हैं
वो भी पाकिस्तान के लिए कामयाबियाँ ला सकते हैं। अब अरशद नदीम का अगला जो 2025 का अहम टारगेट है वो सितंबर में जापान में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हो रही है, उसमें उसने हिस्सा लेना है। अरशद नदीम की फ़िटनेस अभी तक बरकरार है, वो मेहनत भी उन्होंने दोबारा शुरू कर दी, लेकिन मेरा अगर पर्सनली आप पूछे तो अरशद के लिए मशवरा होगा कि वो अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। सही। जाहिद साहब, मैं आपके जानिब आना चाहूँगी अभी, क्योंकि हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या गोल्ड मिलने के बाद आपको लगता है इंसाफ हुआ उनके साथ? देखें, अरशद नदीम की कामयाबी ने ये तो साबित कर दिया, क्योंकि माजी के अगर मुहावरे देखे जाएँ तो कई एक तो गलत साबित हो गए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जीत के 100 बाप और हार का कोई वाली वारिस नहीं होता। जब अरशद जीत गए हैं तो ज़ाहिर है हुकूमत ने भी उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, बहुत से और लोगों ने की, लेकिन मैं समझता हूँ उन पर पैसों की भी बरसात हुई, कौम ने उनको सर कंधे पे भी उठाया। लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो इनको जेवलिन थ्रो की तरफ लाए थे उनके वालिद के बाद, वो रशीद अहमद साकी थे, जो उनके इब्तदाई कोच हैं, जिन्होंने इनका टैलेंट वहाँ पर ये क्रिकेटर बनना चाहते थे, फिर एथलेटिक्स में मुख्तलिफ शोबे हैं उधर जाना चाहते थे, तो रशीद अहमद साकी जो है इनको जेवलिन की तरफ लाए। थोड़ा सा मुझे लगता है उनके साथ ज़्यादती हो गई। बाकी तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुद्दों याद रखी जाएगी अरशद नदीम की ये कामयाबी। थोड़ा सा रिग्रेट भी है कि मेरी पेरिस ओलंपिक्स की एक्रीडिटेशन उनके बावजूद वजह मैं वहाँ नहीं जा सका, लेकिन अरशद नदीम ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया और अब लोगों को ये एहसास हुआ कि जेवलिन क्या होती है और इंडिविजुअल गेमों के पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि एक खिलाड़ी को आप जो है प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन, अकरम साई साहब उसके सदर होते थे जो अब सरपरस्त हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया, बड़ा ख्याल रखा अरशद का। और इसी तरह से इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को अगर लाया जाए तो टीम गेम से ज़्यादा हम उसमें मेडल्स हासिल कर सकते हैं। सही। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। नए साल की मुबारक हो, और जो गुज़िश्ता साल 2024 है आप क्या कहेंगे? वैसे तो हमारा अगर कौमी खेल हॉकी है, लेकिन हमने देखा कोई अच्छी कामयाबी हम उस मैदान में हासिल नहीं कर सके हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो साल 2024 खेलों के हवाले से कैसा रहा? ठीक है जाहिद साहब, आपकी हमने जेवलिन थ्रो डिस्कस की, ये एक अच्छा एजाज़ था अरशद नदीम ने जो हासिल किया। इसके बाद अगर हम क्रिकेट की जानिब आना चाहें, जो कि हर दिल की धड़कन है और लोगों को सिर्फ क्रिकेट का बड़ा इंतज़ार होता है, आपको क्या लगता है 2024 कैसा रहा? देखें, 2014 अगर क्रिकेट की बात की जाए ना तो हिफ्ज़ा एक किस्म का अफरा तफरी और रद्दोबदल और तब्दीलियों का साल रहा। इसका स्टार्ट जो है अच्छा नहीं हुआ, एंड भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा, जो पहला टेस्ट था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जनवरी में। इसके बाद आखिरी सेंचुरियन टेस्ट जो पाकिस्तानी टीम जीत के करीब थी वो भी पाकिस्तानी टीम हार गई। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का कोई अच्छा साल रहा नहीं है, सिवाय 2 मैचों के जो मुल्तान में खेले गए। उनमें एक नया तजर्बा हुआ, नई सिलेक्शन कमेटी आई, टूर्स के दौरान ही सेलेक्टर्स चेंज कर दिया गया और अफरा तफरी जैसा मैंने जिक्र किया कि पहले हो सकता है मोहसिन नकवी साहब क्योंकि नए चेयरमैन थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो 37वें चेयरमैन हैं, जो वज़ीर आला भी थे पंजाब के और साथ ही PCB के चेयरमैन भी बन गए थे गालबन 6 फरवरी को। और उसके बाद उनके समझते समझते उनको देर लगी होगी, क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए भी कहा बहुत सियासत है क्रिकेट बोर्ड में, कोई रिपोर्ट देता है, कोई देता है। इसलिए इब्तदा में बहुत से सिलेक्टर्स बदले, बहुत सी तब्दीलियाँ की गई। लगता है मुझे कि जल्दबाजी में बहुत से फ़ैसले किए गए और फैसले करने के बाद सोचा गया, अगर पहले सोच लिया जाता तो शायद ये दिन ना आते। अब लगता है कि थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट जो है स्टेबल हो गई है। जब नई सिलेक्शन कमेटी आई, याकूब जावेद, अलीम डार, इन सबको क्रेडिट देना चाहिए, अज़हर अली, असद शफीक, उन्होंने अपनी पिचेज़ के हवाले से खूब इस्तेमाल किया मुल्तान में और फिर रावलपिंडी में, और इंग्लैंड को पाकिस्तान ने शिकस्त दी 2 टेस्ट मैचों में। वो कहना चाहिए कि बहुत ही खुशकुन लम्हात थे पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जो चेंजेस आती रहीं रफ्ता रफ्ता, और सबसे बड़ा डिबेकल तो वर्ल्ड कप में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान पहले अमेरिका से हारा सुपर ओवर में, और उसके बाद जो इंडिया से पाकिस्तान मैच हारा उस पर तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी बड़ा दुख हुआ। टीम की ये पैनिक होने वाली जो चीज़ें हैं ये खुलकर सामने आ गई। एक मौका था, 119 पे हमारे बॉलर्स ने आउट कर दिया भारत की टीम को, और पाकिस्तानी टीम जो आपने सिर्फ 113 रन बना सकी और पहले ही मरहले में टीम आउट हो गई। तो वर्ल्ड कप का जिक्र किया तो फिर मैं T20 का भी जिक्र करूंगा कि T20 में पाकिस्तान 17 मैच हार गई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जो दुनिया की कोई भी टीम नहीं हारी, और इसलिए एक नाहयत अफसोसनाक है। वनडे में पाकिस्तानी टीम बेहतर है। अब नई सिलेक्शन कमेटी या PCB के चेयरमैन और याकूब जावेद भी कह चुके हैं कि हमारा टारगेट इस वक्त T20 नहीं है, हमारा टारगेट वनडे टीम है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी आगे होगी। तो वनडे में पाकिस्तान के लिए खुशकुन है, पाकिस्तानी टीम जो है जीत भी रही है और चैम्पियन ट्रॉफी की मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तैयारियाँ भी कर रही हैं। इस दौरान एक साल में एक और बड़ी चेंज आई कि जहाँ पे कोचेज़ तब्दील किए गए, गैर मुल्की कोचेज़, गैरी क्रिस्टन,
गिलेस्पी जो है नाखुश भी गए। वहाँ पर कप्तानों में भी तब्दीलियाँ आई और मोहम्मद रिजवान को बना सलमान आगा को भी मौका दिया गया T20 में कप्तानी का। बिल्कुल, हम इसको जैसे आपने कहा कि T20 की बेहतरीन हमारी टीम थी और लेकिन अब कहा गया कि वनडे पे फोकस करते हैं। सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सलीम खालिक साहब, आपसे जैसा कि मैंने पहले भी सवाल किया कि साल 2024 काफ़ी खेल के लिहाज से किन चैलेंजेस का सामना रहा पाकिस्तान क्रिकेट को? अगर हम देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जो है मिली जुली रही, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। खासतौर पे जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी वो काफी गैर मेयारी थी। अमेरिका के खिलाफ शिकस्त हुई, इंडिया से भी हार गए और टीम में फिर वो सर्जरी की बातें हुई, आपस में कैप्टनसी के पीछे प्लेयर्स लड़ते रहे। गो के टेस्ट में हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैच जीते, लेकिन मजमूई तौर पर देखें तो 7 मैचों में ये 2 फतुहात मिली थी। इसके अलावा वनडे में परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छी रही, तीनों सीरीज पाकिस्तान ने जीती, 7 सीरीज जीती। और T20 में लेकिन जो आजकल जो सबसे मेन क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही। 27 में से 16 मैच पाकिस्तान हारा और ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये इस सब को देखें तो कोई इतना अच्छा साल हमारे लिए गया नहीं, लेकिन आखिर में जाकर कुछ परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आना शुरू हुई थी जाते जाते। इस साल के में अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और फिर जिम्बाब्वे को तो चलें छोड़ दें, उसको तो वैसे हरा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी शिकस्त दी। फिर ये टेस्ट हार गए लेकिन अच्छी इसमें फाइट की। तो फिर इस साल हमें पिछले साल नए प्लेयर्स भी मिले, जैसे साइम अयूब ने अच्छा परफॉर्म किया, सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया, कुछ नए प्लेयर्स हमारे पास आए। फिर अगर क्रिकेट के साथ फील्ड से हट के देखें तो हम देख रहे हैं कि स्टेडियम वगैरह बन रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफी तनाजात रहे, वो हल हो गया। तो कुछ चीजें अच्छी भी रही, कुछ चीजें इसमें बुरी भी रही, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि बहुत ही गैर मामूली हमारे लिए रहा 2024। लेकिन अब नए साल के हवाले से ये उम्मीद अब हम कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी जैसे है बहुत बड़ा इवेंट हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, उसमें टीम अच्छा परफॉर्म करे और फिर एक अच्छा आगाज करे। सही। यूसुफ साहब, आपके जानिब आऊँगी। जैसा कि हम टीम की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, जो स्टेडियम्स के हम देख रहे थे कि उनकी रेनोवेशन का काम और उन्हें बड़ा तेज़ मुकम्मल करना था, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे। इस हवाले से आप क्या बताएंगे, कहाँ तक पहुँचे जो स्टेडियम की तामीर और मरम्मत चल रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियाँ हैं? देखिए हिफ्ज़ा, मेरे ख्याल में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 90% जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। 1 महीना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी बाकी है, जिसमें तमाम दूसरी तैयारियां करनी है। चेज़ लगने का काम भी शुरू हो गया, सबसे मुश्किल कहा जा रहा था, और ये जो हमारे ज़राए ने कन्फर्म किया है वो 40,000 कुर्सियाँ इस बार मंगवाई गई हैं बाहर से, जिस पर ये शायकीन वहाँ पर बैठकर मैच देख सकेंगे। और ये इसका जो डिज़ाइन किया गया वो आपको अगर उसका एरियल व्यू दिखाया जाएगा तो वो पाकिस्तान का झंडा बना होगा उसमें, आपको कि ऐसे लोग बैठेंगे जैसे पाकिस्तान का एक झंडा बना हुआ, वो सारा मैच यहाँ पे देख रहा है। तो बहुत ही तेज़ी से साथ काम हो रहा है कि 3-4 माह के अरसे में इतना एक काम होना एक मुआवजा कह सकते हैं। जिस तरह 3 शिफ्टों में यहाँ पर काम होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो उसके बाद एक नामुमकिन दिखाई दे रहा था कि ये शायद ये भी सोच आई थी कि स्टेडियम तामीर ना हो और इसका बहाना बनाकर इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये मौक़िफ़ अपनाए कि यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से वापस ले लीजिए क्योंकि इनके स्टेडियम कंप्लीट नहीं है। लेकिन जिस तेज़ी के साथ काम हुआ उसको देखकर अब उम्मीद की हो सकती है कि जो आने वाला महीना ये जनवरी का, इसमें पूरे में ये जो प्रॉपर काम होता रहेगा और पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर हमको खेलती भी नज़र आएगी। क्योंकि जो सह अफ्रीकी सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उसमें यह भी एक तजवीज़ है कि उसके जो 1 या 2 मैच जो आखिरी होंगे वो यहाँ पर करवाया जाए, उसका टेस्ट भी हो जाएगा। और जो कज़ावी स्टेडियम के हवाले से लोगों में इबहाम है दुनिया में, वो भी दुनिया को हम दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो स्पीड वर्क है वो बेहतर जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क के हवाले से 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, वो पूरी हो गई है, अब भी उससे काम जल्दी हो रहा है ज़्यादा। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जब 21 तारीख को टॉस होगा तो आपको एक बेहतरीन और जदीद स्टेडियम देखने को मिलेगा। फैंस के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत इसमें रखी जा रही है, उनकी आसानी पैदा की जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यू के साथ इन मुकाबलों को देख सके। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी अच्छी होगी। और क्योंकि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो लाहौर, कराची, पिंडी और फिर एक मैच उसका दुबई में इंडिया के साथ है, तो पाकिस्तान की टीम को हम फेवरेट के तौर पर भी देख सकेंगे।
सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, कहिएगा अब हमने 2024 में जो चैलेंजेस थे उनका सामना किया, लेकिन हमें अब 2025 के लिए तैयार होना है। 2025 में जो इवेंट आ रहे हैं, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफ़ी और उसके बाद जैसा कि यूसुफ ने भी जिक्र किया, सहमुल की सीरीज़ है। तो आपको क्या लगता है हमें वो मज़ीद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर बेहतरी आनी चाहिए और नए साल में हमें उन चीज़ों को बेहतर करना है? हिफ्ज़ा, देखें जो अगला साल यानी कि ये जो साल शुरू हो गया 2025 में, इसमें क्रिकेट टीम बहुत मसरूफ़ है। एक भरपूर सीज़न शुरू होने जा रहा है। अभी तो एक टेस्ट रहता है साउथ अफ्रीका के साथ जो केप टाउन में कल से शुरू हो जाएगा 3 जनवरी से। इसके बाद पाकिस्तानी टीम वापस आ जाएगी। फिर वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे आना है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के आखिरी 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के, जो मुल्तान में दोनों खेले जाएंगे। इसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी है, PSL है, फिर श्रीलंका ने भी आना है, बांग्लादेश ने भी आना है, 3 मुल्क की सीरीज़ भी है। जैसे आपने कहा, अफगानिस्तान की टीम भी T20 मैचेस खेलने के आ रही है। पूरा साल है, लेकिन बीच में सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज़ जाएगी, वहाँ 3 वनडे और 3 T20 खेलने के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी को निकाल के पाकिस्तानी टीम ने 4 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 16 वनडे हैं, 15 T20 हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस भी सामने आएगी, नए लड़कों को चांस भी मिलेगा। मौजूदा दौर में अगर देखा जाए, पॉजिटिव चीज़ जो सामने आती है, माजी में अगर किसी को वाइस कैप्टन बनाते थे, वाइस कैप्टन ही वो टीम से बाहर हो जाता था या कम से कम कप्तानी तक नहीं पहुंचता था। ये एक अच्छी बात थी कि सलमान अली आगा को T20 का कैप्टन बनाया गया और फिर उनको चांस भी दिया गया। हालांकि T20 में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सके उनकी रही, वनडे में उनकी काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो अब एक मौका होगा चैम्पियन ट्रॉफी से पहले भी, क्योंकि 3 मुल्क की सीरीज़ में न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका हो रही है। फिर आपको पता, अब साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का बहुत ही कांटे के मैचेस हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे हो रहे हैं, स्लेजिंग भी हो रही है, प्लेयर्स एक दूसरे को आंखें भी निकाल रहे हैं, उसमें दिलचस्पी भी डाल रहे हैं। हाँ, अलबत्ता T20, क्योंकि इस साल काफ़ी मैचेस 15 खेले जाने हैं, उस टीम को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो T20 में अब हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है। अब वो ज़माने गए जब 40 और 45 रन पावर प्ले में बनते थे, अब टीमें 70+ रन बना रही हैं। तो गोया कि ना सिर्फ ये है कि एक किस्म के मजबूत लंबे कद के और मजबूत जिस्म की भी ज़रूरत है हमारे प्लेयर्स को, जो लंबी हिटें लगा सकें। इसकी काफ़ी कमी है पाकिस्तानी टीम। बिल्कुल, 2025 में कई ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी पॉइंट्स हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। मजीद भी डिस्कशन को जारी रखेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम डिस्कशन कर रहे थे 2025 के अब चैलेंजेस की। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपको क्या लगता है 2025 किस किस खिलाड़ी के लिए मुश्किल साल साबित हो सकता है, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, और इसके साथ साथ नए टैलेंट के लिए कितना चांस है आगे आने का 2025 में? देखिए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको PCB ने वैसे ही 2024 में ही पैगाम दे दिया था ड्रॉप करके कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि नागुज़ीर हैं, नए प्लेयर्स भी आपकी जगह खेल सकते हैं, बाबर हो, शाहीन हो, नसीम हो, सबको ये मैसेज मिल गया था। तो अब जैसे सलीम साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यूसुफ, आप कहिएगा इस हवाले से, आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में अगर हम नए टैलेंट की बात करें तो कितने चांसेस हैं कि कितना नया टैलेंट जो है वो सामने आ सकता है? देखिए हिफ्ज़ा, 2024 में तो सऊद शकील ने टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा रन की, उसके बाद वनडेज मैच में साइम अयूब एक स्टार के तौर पर सामने आए। लेकिन T20 में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बड़ा नाम सामने नहीं है जिससे हम तवक्कुआत वाबस्ता कर सकें। इस साल भी बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा स्कोर की, उसके बाद सलमान अली आगाज़ में कुछ हमें दिखाई दे रहा है करंट के वो शायद कुछ बेहतर कर पाए अपनी परफॉर्मेंस को। लेकिन 2025 में हमें फ़खर जमां की बहुत ज़रूरत होगी। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम की कामयाबियों में किरदार अदा कर सकते हैं, माजी में उन्होंने किया भी है। लेकिन सबसे जो परेशानी की बात मुझे दिखाई दे रही है बतौर जर्नलिस्ट, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। आपको याद होगा कि नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट से अपने करियर का आगाज़ किया, उसके बाद उन्होंने वनडे और T20 में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, अपनी परफॉर्मेंस को साबित की। लेकिन 2024 में उनकी परफॉर्मेंस सबसे मायूस कुन रही है, उतनी अच्छी नहीं रही है। जाहिद साहब, आप शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है T20 के हवाले से नया टैलेंट आना कितना ज़रूरी है? देखें, बहुत ज़रूरत है। जैसे पहले मैंने कहा कि हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है, और यूँ कहना चाहिए सादा मिसाल में कि जैसे मौत का कुआं होता है जिसमें मोटरसाइकिल चलाते हैं, अब वो ज़माना है T20 का। वनडे क्योंकि स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, टेस्ट के करीब है पाकिस्तान, उसमें बहुत बेहतर है। लेकिन T20 में हार्ड हिटर्स की ज़रूरत है, पावर हिटर्स की, जो PCB ने कहा जा रहा है कि अब्दुल रज़ाक को ये मिशन भी सौंप दिया है।
बिल्कुल, T20 में आगे आने की बहुत ज़रूरत है। 3 साल पहले हमने भारत को T20 में शिकस्त दी थी और हम नंबर 1 टीम थे। हमें पाकिस्तान को फिर से उतनी तेज़ क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आने वाले साल में बहुत से चैलेंजेस हैं। फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।